7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। कौसान नूरबाग हॉल की प्रचार रिलीज सभा में पूर्व मीम नेता नसीर खान ने मौलाना सज्जाद नोमानी के फैसले पर उठाए सवाल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 14 नवंबर गुरुवार को कौसान नूरबाग हॉल में प्रेस रिलीज के नाम पर जो प्रचार सभा हुई है महायुति के उम्मीदवार नजीबुल्लाह के लिए, उसकी एक खबर अबू अल्तमश फैजी से संबंधित हमने आपको बताई और उसमें और भी हमने इस सभा का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा। अब इसी सभा में पहले कांग्रेस में, फिर कांग्रेस से एमआईएम में आने वाले पूर्व नेता एमआईएम के और कांग्रेस के नसीर खान, इनका भी यहाँ पर भाषण हुआ। अब भाषण में उन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने 13 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई मराठी पत्रकार संघ में की और ज्यादातर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार जहां जहां मजबूत है वहां मिलाकर के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की पूरे मुस्लिम समाज से। अब उस भूमिका पर इन्होंने सवाल किए हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी की भूमिका 20 से 25 दिन में बदलती रहती है, उनके इज़हार, उनकी राय, उनका ख्याल बदलते रहता है। तो क्या बोले हैं नसीर खान मौलाना सज्जाद नोमानी के फैसले पर, और साथ में उन्होंने भरसक यहाँ पर सभी पत्रकारों के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि एनसीपी अजीत पवार पार्टी से बड़ी कोई सेकुलर पार्टी नहीं है और बीजेपी जो है उनसे बीजेपी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वो एनसीपी है, घड़ी वाली बीजेपी नहीं है, कमल वाली। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आप लोगों का इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बहुत कीमती वक्त है, कई जगहों पे आपको जाना है कवरेज के लिए, बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत संजीदगी के साथ में मैं आप लोगों के सामने पूरी जिम्मेदारी से कुछ अहम बातें रखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात रखने के काम में मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी बात आपके जरिए अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। और सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में जो चल रहा है वो ये कि नजीबुल्लाह भाई को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक नाकाम कोशिश की जा रही है जिसको अवाम मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि नजीबुल्लाह अब तो बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि नजीबुल्लाह का चिन्ह वो है जिसको 15 साल से लोग दबाते आ रहे हैं। 15 साल से इसी चिन्ह को लोग दबाते आ रहे हैं जिसकी वजह से जतेंद्र अवाल आमदार बनते थे। ये क्लियर हो गया आप लोगों के सामने कि नजीबुल्लाह जो है बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, नंबर 1। दोस्तों, अब आती है बात फिरका परस्ती की। दूसरा मुद्दा ये चलाया जा रहा है कि अगर नजीबुल्लाह जीतेंगे तो फिरका परस्त लोग आ जाएंगे। कल मुंबई में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं बड़े एहतराम के साथ अदबन कहना चाहता हूँ कि हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कल मुंबई में और उन्होंने एक लिस्ट जारी की जो मेरे पास में आई और मैंने उसको रात में बैठ के तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे तक उसको स्टडी किया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरी इस बात को आप लोग ज़रा संजीदगी से लें। उसमें 17 से 18 नाम मुझे ऐसे मिले, 17 से 18 नाम मुझे ऐसे मिले जिनको टिकट ना मिलने की वजह से किसी ने 2 तारीख, किसी ने 3 तारीख, किसी ने 1 तारीख को, आज से 10 दिन, 11 दिन, 9 दिन पहले बीजेपी छोड़कर या तो वो कांग्रेस में आके टिकट लिया, बीजेपी छोड़कर या तो वो शरद पवार एनसीपी में आके टिकट लिया, बीजेपी छोड़कर या तो वो उद्धव ठाकरे में आके टिकट लिया।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं अवाम को यह कहना चाहता हूं कि सज्जाद नुमानी साहब ने जो 269 उम्मीदवारों की अपनी समर्थन डिक्लेयर किया है, उसमें 17 से 18 लोग ऐसे जो आज से 9 दिन 10 दिन पहले फिरका परस्त थे। 9 दिन 10 दिन पहले फिरका परस्त थे। बहुत दूर में नहीं जाऊंगा, आपके और हमारे एकदम करीब का इलाका न्यू मुंबई, संदीप नाइक 4 तारीख से पहले फिरका परस्त थे। आज शरद पवार की पार्टी में आकर जो है सेकुलर हो गए। मैं बहुत एहतराम करता हूं, मैं हजरत को काफी सालों से जानता हूं, हत्ता के मेरे घर के कुछ मामला ऐसे हुए, रिश्तेदारी उनके खानदान में हुई है, मैं इस हद तक उनको जानता हूं। हजरत बहुत मासूम है, बहुत मासूम है, बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत सियासत में बारीक भी नहीं रखते हैं और पूरी महाराष्ट्र की नहीं पूरे हिंदुस्तान की तर्जुमानी करते हैं वो जब भी इलेक्शन लगता है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ क्या हर इलाके के अपने मसाइल नहीं है? हर इलाके की, हर हल्के की अपनी जरूरत नहीं है? कब तक हम जो है बीजेपी, शिवसेना ये कहकर जो है अपनी जरूरतों को मतलब जो है ना हम नजरअंदाज करते रहेंगे? आपको याद होगा 2009 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बेलापुर कहलाती थी और यहाँ पर एक के 6 आमदार बने थे। आप लोगों को पता होगा पहला इलेक्शन यहाँ पर अशरफ मुल्लानी ने फेस किया। क्या कहते हैं उसे रोका गया? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह कहकर रोका गया वोट देने से लोगों को कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, लिहाजा इसको वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी की बी टीम है। उसके बाद में दूसरा इलेक्शन अल्तमश फैजी साहब ने फेस किया। यहां से क्या कहकर रोका गया? यासीन कुरैशी ने किया दूसरा। सुनिए, मैं बता रहा हूं कि मतलब जो रेस में थे उनकी बात कर रहा हूं। अल्तमश फैजी साहब को रोका गया यह करके कि अगर इनको वोट दिया जाएगा तो शिवसेना आ जाएगी, दीपाली सैयद आ जाएगी। कौन सी दीपाली सैयद? जो मातोश्री को बिलोंग करती है, जो अब उद्धव ठाकरे ने संभाला हुआ है। और इलेक्शन के होते ही वहां उद्धव ठाकरे सेकुलर हो गए और इन्होंने सरकार बना ली और उसमें मिनिस्ट्री ले ली। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं पता नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग देखिए कि इलेक्शन को मैं शुरुआत से ले रहा हूं, फिर उसके बाद में जो है 2000 अब ये इलेक्शन लगा हुआ है तो सीधा इल्जाम जो है अभी फिर वही लाइन कि मतलब जो है ना नजीब मुल्ला बीजेपी के कैंडिडेट है। अभी मैं आपको बताऊं 4 महीने पहले, 4 साढ़े 4 महीने ही हुए, शायद जून में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जून में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और 4 तारीख को शायद उसका रिजल्ट आया। सारे मुसलमान मुमरा कौसा के एक हो गए और जो है इंडिया अलायंस के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे 1,09,000 वोट हमने एक ऐसी लेडी को किया जिसको हम जानते भी नहीं थे। और जो इंडिया अलायंस में आने से पहले मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में थी। कौन सी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना? जो आज तक अजान पे ऑब्जेक्शन है, जिसको आज तक अजान को लेकर जो है चीखती रहती है, वो 9 दिनों के लिए सेकुलर बन के हमारे इलाके में आई और हमारे 1,09,000 वोट लेके चले गए। यही मौलानाओं ने, यही उलमाओं ने इंडिया अलायंस को उस वक्त समर्थन किया था। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, देखिए इलेक्शन हो गया, हमारे 1,09,000 वोट चले गए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 30 जून को, 30 जून मतलब 24 दिन के बाद ये सज्जाद नुमानी साहब का बयान आता है। ये सज्जाद नुमानी साहब, हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का बयान आता है। अब मैं ये बयान की हेडलाइन पढ़ता हूं, किसी को चाहिए होगा तो मैं ये कटिंग दे दूंगा। मौलाना कहते हैं सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं। मुल्क की बर्बादी में फिरका परस्त ताकतों के साथ सेकुलर भी बराबर के शरीक। मौलाना सज्जाद नुमानी क्या कह रहे हैं? मुल्क की बर्बादी में फिरका परस्त ताकतों के साथ सेकुलर भी शरीक। मौलाना सज्जाद नुमानी। अब मुझे बताओ कि आपकी 24 दिन के अंदर राय बदल गई।
आपकी तो राय बदल गई, आप इंडिया अलायंस के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन हमारे 1,09,000 वोट चले गए, हमारे तो 1,09,000 वोट चले गए। आज श्रीकांत शिंदे जो सामने कैंडिडेट था वो मुख्यमंत्री का बेटा था और मतलब हर लाइन से काबिल था, वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था और 3 बार का एमपी था, उसका बाद जो है यहाँ पे सीएम था। आज कितने बड़े फंड से हम लोग महरूम हो गए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कब तक चलेगा? आज आप फिर कह रहे हो कि मतलब जो है ना जितेंद्र अवार्ड सेकुलर, देखिए आपने जो लिस्ट डिक्लेयर की है, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूं, उसमें सिर्फ आपका एक ही मकसद है, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म। आपने सिर्फ इसी बुनियाद पर लिस्ट डिक्लेयर की है। अगर आप इलाके के मसाइल जानते, किसी इलाके के बारे में घोषणा देने से पहले 2 महीने पहले आते, मैं कहता हूं आके इस इलाके के मसाइल को समझते, जानते, एक आम आदमी से मिलते, यहाँ के वालिदैन से मिलते, यहाँ के रिक्शा वालों से मिलते, यहाँ के बच्चों से मिलते, पढ़ने वालों से कि भाई आपके क्या मसाइल है, और उसके बाद में आप कहते कि नहीं जितेंद्र अवार्ड वोट देना चाहिए। आपके पास भी कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं। यहाँ से 2, 5, 10 लोग जाते हैं जिनको एक मुमरा में एक टीम लीड करती है, जिसको मैं गैंग ऑफ वसेपुर कहता हूँ। अभी 5 दिन बचे, मैं उनके नाम भी लूंगा और उनके चेहरों से नकाब भी नोचूंगा, मैं उनके किरदार भी बताऊंगा मैं कि वो गैंग ऑफ वसेपुर के इंडिविजुअल एक का नाम लेके मैं किरदार बताऊंगा कि किस किरदार के वो लोग मालिक है। वो लोग जो है वो 10-12 उलमा को लीड करते हैं और वो 10-12 उलमा जाते हैं, चूंकि मौलाना मासूम है, हजरत हमारे मासूम है, उनको जो है वो बताते हैं कि भाई जितेंद्र अवार्ड जो है माशाल्लाह ऐसे है, जितेंद्र वैसे है, और आप ऐलान कर देते हो हजरत आपकी राय जो है फिर 20 दिन बाद बदल जाएगी और फिर उसके बाद में शरद पवार बीजेपी के साथ हो जाएंगे, तो फिर हमारे और जाया हो जाएंगे ना हजरत। होंगे नहीं होंगे बताइए? तो कब तक हम लोग ये बीजेपी, ये शिवसेना, ये बी टीम, ये सी टीम, ए टीम, मतलब ये एबीसीडी पढ़ाता रहेगा हमारे को और इख्तियार पे रहेगा और मसाइल झुके तू रहेंगे? तो इससे हमको निकलना पड़ेगा। जबकि मैं आपको कहता हूं कि एक बहुत बड़ी मुखलिस टीम उलमाओं की इससे परे है, इससे दूर है। ये चुनिंदा लोग है, ये चुनिंदा 10-12 लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि इस वक्त मंच में अल्हम्दुलिल्लाह नजीब मुल्ला के साथ में कितने उलमा और कितने आइमा कराम बैठे हुए यहाँ पे, और पीछे भी बैठे हुए और कई लोग हैं जो फर्दन हमसे मिलके कहते हैं कि आप जो है बिल्कुल नसीब का जिक्र ना करें। मैं भी आज जो 41 साल से शहर में रहता हूँ, 41 ईयर से मैं शहर में रहता हूं और जो है मेरे भी ताल्लुकात है, मेरी भी बातें हो रही है। नसीर भाई हम सारी सियासत समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, होगा वही जो अवाम चाहेगी, हम लोग अवाम के साथ ही है, आप फिक्र बिल्कुल ना करें। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ आपके जरिए मुगरा कोसा के लोगों से कि नजीब मुल्ला एक काबिल, होनहार और जवान लड़का हमको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये थाना महानगर पालिका की आवाज है। आप एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और मैं अगर इसमें गलत हूं तो अल्लाह मेरी पकड़ कर ले इस बात पे ही। खाली मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नूरुद्दीन भाई नजीब मुल्ला थाना महानगर पालिका की एक आवाज है और अगर हम लोगों ने चाहा और हम लोगों ने अगर सही तरीके से इनका साथ दे दिया तो याद रखो ये नजीब मुल्ला महाराष्ट्र की आवाज बनने जा रहा है, महाराष्ट्र की आवाज बनने जा रहा है। और जिस गंगा जमुना तहजीब और जिस यकजहती की बात और जिस मतलब जो है हम लोग अमान की बात हमारे उलमा करते हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने मिल रहा है। सही मानों में पहली बार एक मुस्लिम कैंडिडेट को पूरा कलवा मिलकर वोट देने जा रहा है दोस्तों। और ऐसे में क्या हम चुप जाएंगे सिर्फ इसलिए कि मतलब जो है ना बीजेपी अलायंस में थी इनकी पार्टी, सिर्फ इसलिए हम इतना बड़ा असासा खो देंगे, सिर्फ इसलिए हम एक इतने टैलेंटेड आदमी को खो देंगे? आप मुझे बताओ कि किस पार्टी के पास में आइडियोलॉजी बची है, मुझे बताइए। क्या शरद पवार ने 2014 में 2019 में बीजेपी को और उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं किया? ये फिरका प्रश्न नहीं थे?
क्या कांग्रेस के दौर में फसादात नहीं हुए? ऐसा कोई शरई जवाब हमारे पास में है? या उलमा बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई शरई जवाब हमारे पास में है कि अगर सेकुलर लोग जीत जाएंगे और सेकुलर लोग अगर पार्टी में अगर हुक्मरानी में आ जाएंगे तो मुसलमान महफूज है? कोई शरई जवाब है कि अगर सेकुलर पार्टी आती तो मुस्लिम महफूज हो जाता है, हमारी माँ बहनों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है? बताइए मुझे। मैं बीजेपी की तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, बहुत नफरत करता हूं मैं बीजेपी से। मेरी बाबरी गई है, गोधरा में मेरे लोग जले कटे हैं। मैं बीजेपी की तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि नजीब बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अजीत पवार इस वक्त महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सेकुलर पार्टी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मुझे आप उससे पूछेंगे, जब टिकटों का बंटवारा चल रहा था तो हमारे उलमाए किराम और मुस्लिम समाज के दानिश्वर मुस्तकिल स्टेटमेंट दे रहे थे यही कि किसी ने मुसलमानों को कंसीडर नहीं किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस 75 साल से हमारे वोट ले रही है, कांग्रेस 70-75 साल से हमारे वोट ले रही है और 8 कैंडिडेट को उन्होंने जो है ना कंसीडर किया हुआ है महाराष्ट्र से, 8 मुसलमानों को। उद्धव ठाकरे जिसको हमने भर भर के वोट दिया लास्ट इलेक्शन में, 1,09,000 9 दिन के लिए एक लेडी आती है और हमारे वोट लेके चले जाती है, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम को टिकट दिया है। शरद पवार पूरे महाराष्ट्र में 2 मुसलमानों को टिकट दिया है और अजीत पवार सिर्फ 60 सीट पे लड़ रहे हैं और 6 मुसलमानों को टिकट दिया है। आप बताओ सेकुलर कौन हुआ? याद रखो दोस्तों, अगर ये 6 में से एक भी कम हुआ तो आने वाले दिनों में मुसलमानों को कोई नहीं पूछेगा। ये बात साबित हो जाएगी कि इनको कितना भी कंसीडर करो, ये इस लायक नहीं है कि इनको कंसीडर किया जाए। ये कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के हमारे को फेंक देते पीछे। मैं गुजारिश करता हूं मुमरा गोसा की आवाम से, जब तक हम करते रहेंगे ना हमको अपना आमदार मिलेगा, ना हमको कोई लोकल आमदार मिलेगा, क्योंकि लोकल आमदार भी आता है तो उस पर बी टीम और सी टीम का इल्जाम लग जाता है, और कोई हमारा भी अपना आया है तो उसे भी इल्जाम लगा रहा है। तो मुझे जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप थोड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दीजिए ना कि 23 तारीख के बाद शरद पवार जो बीजेपी में नहीं दिखेंगे। आइए पूरी जिम्मेदारी के साथ कहिए। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना ही करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारा मुल्क जो है जरूरतों से जूझ रहा है, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, चाहे वो हॉस्पिटल कब्रिस्तान का मसला हो, चाहे वो एजुकेशन ट्रैफिक का मसला हो। मसाइल से जूझ रहा है हमारा शहर, लिहाजा हमको ये ऊंची राजनीति में ना पड़ते हुए अपने मसाइल पे ध्यान दें। एक बहुत अच्छा नजीब मुल्ला की शक्ल में हमको उम्मीदवार मिला है, अल्लाह के वास्ते ये मौका ज़ाया ना करें। और घड़ी का जो बटन जैसा रईस साहब ने बताया कि 15 साल से आप जिसको दबाते आ रहे हैं, उसी बटन को आपको दबाना है और नजीब मुल्ला को महाराष्ट्र की आवाज़ बनाना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।